गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, ये सिलेबस है हमारे पास टॉस। जब आप बीटेक करेंगे या फिर अब आप आगे जब कोई भी स्टडी करेंगे या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको जनरली टॉस नहीं मिलेगा, वहाँ पे जनरली आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस के नाम से टॉपिक मिलेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके सिलेबस की थोड़ी सी बात करते हैं, देन हम लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सिलेबस में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसमें जो चैप्टर्स है, पहला चैप्टर है हमारे पास डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और बेंडिंग स्ट्रेस भी आपने पढ़ा हुआ है मॉस में। इसमें क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि अगर किसी भी बॉडी पे या किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी बीम पे अगर डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों लगते हैं, तो वहाँ पे फिर स्ट्रेसेस का किस तरीके का बिहेवियर रहेगा, इन चीज़ों को हमने यहाँ पे देखना है। टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड। अब देखिए, यहाँ पे एक पहली बार एक नया शब्द सुन रहे होंगे आप, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड का मतलब क्या होता है, और जो भी हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ में जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जनरली जो लोड होता है वो एक्स से पास नहीं करता है। जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट है हमारे पास आरसीसी, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ज़्यादातर किसके हैं, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के हैं। तो वहाँ पे जब एक आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर कॉलम, तो वहाँ पे कोड स्पेशली मेंशन करके देता है कि भाई जो भी लोड आएगा, जो भी लोड आ रहा है, लोड कहाँ से आ रहा है, जैसे स्लैब का लोड किस पे आ रहा है, बीम पे, बीम का लोड किस पे आ रहा है, कॉलम पे, कॉलम का लोड किस पे जा रहा है, फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन का लोड किस पे जा रहा है, सॉइल पे। तो ये क्या होता है, एक मतलब ऑर्डर है। इस ऑर्डर को हमने देखना होता है कि जो स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, फुटिंग से सॉइल। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर, इस पे जो लोड आ रहा है वो डायरेक्ट इसकी एक्सिस से पास नहीं करेगा। कोड कहता है, जो IS 4562,000 आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे अभी आप स्टील कोड पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप RCC कोड पढ़ेंगे, तो वो कहता है कि जो लोड है वो इसके एक्सिस से पास नहीं करेगा। आपको एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेकर के चलना ही पड़ेगा। मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। अगर लोड एक्सिस से पास कर रहा है तो भी एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। हम लोग मान लेते हैं, थियोरेटिकल ऐसा सोचते हैं कि लोड कमिंग पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, पर ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है कि कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड, या तो डायरेक्ट लोड उसके एक्सिस से पास कर रहा हो, या फिर इसेंट्रिक लोड उसकी एक्सिस से कुछ डिस्टेंस से पास कर रहा हो। समझने की कोशिश करिए, 1 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो इसेंट्रिसिटी है वो किसी भी एक एक्सिस के अलोंग हो सकता है, एक्स एक्स के या फिर वाई वाई के, परंतु मैं यहाँ पे आपको दोनों के केस करा दूंगा, इसेंट्रिसिटी वन एक्सिस एंड मतलब और बोथ एक्सिस, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ स्ट्रेसेस। नेचर ऑफ स्ट्रेसेस जैसे आपने पढ़ा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस में 2 तरीके के स्ट्रेसेस आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट वन इज द टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड सेकेंड वन इज द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे हमने देखना है नेचर ऑफ स्ट्रेसेस कि कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू कितना है और टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, रिजल्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, और उसका डायग्राम बना देंगे जो भी हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। रिजल्टेंट फाइंड करना तो बिल्कुल क्या सिंपल है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। कंडीशन फॉर नो टेंशन। नो टेंशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जहां पे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, कंक्रीट को यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डैम, जब आप कोई भी डैम बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मास कंक्रीटिंग यूज़ करना पड़ता है। अब आप सभी को पता है कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल एंड वीक इन केस ऑफ टेंशन। मतलब हम चाहते हैं कि जो लोड है, उन लोडों के कारण जो स्ट्रेसेस हो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि वहाँ पे टेंशन जोन डेवलप ना हो, मीन्स वहाँ पे टेंशन स्ट्रेसेस ना आए।
आप कहेंगे सर आ जाएगा तो वहाँ पे फिर क्या होने लगेंगे, क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे, बिकॉज कंक्रीट की जो उसकी क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। 1/10 to 1/15, 1/10 to 1/15 होता है किसके रिस्पेक्ट में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के केस में। आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कंक्रीट, जैसे कोई भी आप ग्रेड का कंक्रीट बनाते हैं, M10 बनाते हैं, M15 बनाते हैं, M20 बनाते हैं, किसी भी ग्रेड का बनाइए, और स्ट्रेंथ जो भी हम लोग स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं जो भी बीम कॉलम जितना भी है, इन सब में हम लोग क्या कहते हैं कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। नेग्लिजिबल कहने का मतलब ये है, देखिए नेग्लिजिबल का मतलब कभी जीरो नहीं होता है। नेग्लिजिबल का मतलब है कि इतना कम है, अगर उसको कंसीडर भी ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं कंक्रीट पे या कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, तो उसकी खुद की रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई जीरो है, परंतु एक्चुअल में जीरो नहीं है, एक्चुअल में कुछ तो है। 1/10 to 1/15, अगर 1 का 1/10 भी लेंगे तो 0.1, 1 का 1/15 लेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा 0.07 के अप्रॉक्सीमेट, मतलब 1 बाई कितना जाएगा 7% के अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो 7% है तो सही ना, इसलिए नेग्लिजिबल करके चलते, जीरो नहीं करके चलते। हमारा कहने का मतलब है कि जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसमें जो रिजल्टेंट लोड है वो हमेशा किससे पास करना चाहिए, वो एक ऐसे जोन से पास करना चाहिए जिसके कारण टेंशन क्या ना हो, डेवलप ना हो। उस जोन को हम लोग बोलते हैं नो टेंशन। अगर लोड इस जोन से पास करेगा तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। उस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, लिमिट होगा। जो भी क्रॉस सेक्शन मेंबर आप देखेंगे, जनरली कैसे क्रॉस सेक्शन मेंबर होंगे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा, या फिर कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेंबर होगा, हॉलो सर्कुलर होगा, डायमंड शेप होगा। तो इन सारे केसेस में हम लोग उस वैल्यू को फाइंड करते हैं कि भाई किस जोन से क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। जैसे समझाने के लिए मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूं आपको, प्लीज़ 1 सेकेंड का मेरे को टाइम दीजिए। जैसे समझने की कोशिश करना, एक सेकेंड वेट। जैसे हम लोग इस तरीके से देखना चाह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है लाइक दिस। अब इसका जो विड्थ है वो हमने कितना ले रखा है, जैसे बी इज द विड्थ। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, इस तरीके से पास कर दे रहे हैं। दिस वन इज द b/3, ओके, दिस वन इज द b/3 एंड दिस वन इज द b/3। हम लोग कहां से देख रहे हैं, हम लोग सामने से देख रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाई जो भी रिजल्टेंट लोड है, ठीक है, जो भी रिजल्टेंट लोड, 2 तरीके के लोड हो रहे होंगे हमारे पास लाइक दिस। इसके जो रिजल्टेंट लोड है ये वाला, जैसे ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया हमारे पास FR इज द रिजल्टेंट ऑफ लोड्स। कितने भी लोड्स हो उन सबका अपना क्या होगा, एक रिजल्टेंट लोड होगा। हम लोग चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट लोड इस वाले जोन से क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, नो टेंशन जोन। अगर ये रिजल्टेंट लोड इस जोन से पास करेगा तो इसमें जो एक्सट्रीम फाइबर पे टेंशन होगा वो डेवलप नहीं होगा, और हम लोग भी क्या चाहते हैं कि टेंशन डेवलप ना हो। तो ये इसका क्या होता है, मतलब होता है। इसको हम लोग 2D में समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छे से। अभी सिर्फ हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। रेक्टेंगुलर, अभी मैंने किसके बारे में बात की थी, रेक्टेंगुलर में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 ही केस दे रखे हैं आपको, देखिए, फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। मैं आपको और भी जो भी केसेस बन सकते हैं वो सारे केस कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में किस तरीके से लोड है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था b/3, वहाँ पे क्या होता है d/4, ठीक है।
D/4 एरिया से ही क्या करना चाहिए, रिजल्टेंट लोड पास करना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट है कॉलम पिलर चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर। तो ये सारे कैसे मेंबर हैं, ऑल आर द वर्टिकल मेंबर्स। कैसे मेंबर्स हैं, ऑल आर द वर्टिकल मेंबर्स। तो इन पे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अपने हाथ को देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एग्जांपल ऑफ द चिमनी। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये लेटरल लोड इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। लेटरल लोड मतलब जो चिमनी की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लोड्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो उसके कारण किस तरीके से स्ट्रेस है, अगर आप खुद सोचो, अगर ऐसे ऐसे लोड आ रहा है, अगर ऐसे लोड आएगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कॉलम पिलर चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट द बेसिस। जो बेस है, चिमनी का बेस है, वहाँ पे किस तरीके के स्ट्रेसेस क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस कौन से स्ट्रेस होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस कौन से स्ट्रेसेस होंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इन सारी चीज़ों को क्या करने में, समझने में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना ऑलरेडी, इससे ऊपर वाला, ये आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट स्ट्रेस वाला और बेंडिंग स्ट्रेस वाला। बस इन चीज़ों को कंबाइन करके हमने अच्छे से क्या करना है, चीज़ों को समझना है, बाकी इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस ऑफ द बीम। जैसे हम लोग क्या करते थे, एसएफडी बीएमडी देखते थे, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे सपोज़ ये हमारे पास बीम है, अगर हमने क्या किया, जैसे इसको लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे इसको अगर बेंड कराने की कोशिश करें, सपोज़ मैं आपको, जैसे हम लोग एक बीम देख रहे हैं जस्ट लाइक दिस, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, बेंड कराता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूडियल लोड लगा रहे हैं, यूडियल लोड जैसे लाइक दिस, इस तरीके से मैंने यूडियल लोड लगाया, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से बेंड कर रहा है। तो एक इसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है ना, इसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करके देखेंगे। और ये इस एक्सिस के साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, स्लोप, और जो क्या है इस एक्सिस के साथ में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, डिफ्लेक्शन, सिंपली। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफरेंशियल इक्वेशन, नो डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन नहीं दिया बट हम आपको पूरा डेरिवेशन कराएंगे कि आया कैसे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम, मैक्लोज मेथड फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एप्लीकेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और भी कई सारे मेथड्स हैं। एक होता है मूवमेंट एरिया मेथड, मूवमेंट एरिया मेथड की हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। एक हमारे पास होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड, उसकी हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। और भी हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी की हेल्प से भी, कास्टिग्लियानोस थ्योरम होती है हमारे पास, उसकी हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारे पास थ्योरम्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज बहुत शॉर्टकट फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ फिक्स्ड बीम, नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस बीम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को जैसे इम्पोर्टेंट है सारा पॉइंट है, जैसे कंसेप्ट ऑफ फिक्सिटी, इफेक्ट ऑफ फिक्सिटी, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड बीम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे हमारे को यूडियल दे रखा है, पॉइंट लोड, सेंट्रल लोड, इन सब के केस में हमको क्या बनाना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स फाइंड करना है। और इसका हमने डेरिवेशन नीड नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एसएफडी बीएमडी बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज के, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूस बीम। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है हमारे पास स्टैटिक काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी और स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो उसके बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि इन मेथड्सों को हम लोग कब यूज़ करते हैं।
तो एग्जाम में नॉर्मली हर चीज़ ये नहीं है ना कि आपसे जो आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया वही आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें बेसिक हैं, वो चीज़ें आती हैं तो ही ये चीज़ें आती हैं, ऐसा है। तो हर चीज़ उन्होंने मेंशन करके नहीं दिया, इसलिए इन्होंने सिलेबस छोटा सा दे दिया है, पर चीज़ें बहुत कुछ पूछी हुई हैं। नेक्स्ट है कॉलम, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, बकलिंग ऑफ एक्सेल लोडेड कंप्रेसिव मेंबर। आपको पता है कॉलम कैसा होता है, हमारे पास एक कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, और बकलिंग इसको पूछ रहा है एक्सेल लोडेड के केस में। टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस फॉर कॉलम, इफेक्टिव लेंथ, रेडियस ऑफ जायरेशन, सिलेंडरनेस रेशियो, अजम्पशंस। यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, थ्योरी है, रेनकाइंस थ्योरी और यूलर थ्योरी, और डिजाइनिंग सॉलिड सर्कुलर और हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्या था स्टूडेंट, सिलेबस था। इस सिलेबस को हमने क्या करना है, अच्छे से रीड करना है एक एक पॉइंट को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में जो आपको लेकर के आएंगे वहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये बेंडिंग इक्वेशन जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेंडिंग इक्वेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे पहले तो, ठीक है, कि जो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन आप सभी को पता होना चाहिए। तो बताइए क्या है, जैसे अब मैं पूछ रहा हूँ ना बताइए क्या, तो बताइए क्या का मतलब है कि आपके माइंड में आना चाहिए वो। जैसे कि हमारे पास क्या है, M/I इक्वल टू सिग्मा, और इसको कहीं पे क्या लिखते हैं, F भी लिखते हैं, सिग्मा/Y इक्वल टू E/R। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, बोलिए। दिस इक्वेशन इज द बेंडिंग इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे को स्ट्रेसेस फाइंड करने ड्यू टू बेंडिंग, यस और नो। एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, जैसे सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब होता है लोड बाय एरिया। क्या है हमारे पास, लोड बाय एरिया। सपोज जैसे हमारे पास इस तरीके का कोई भी हमारे पास है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से अगर देखना चाहें यहाँ पे, तो ये देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी लोड P लग रहा है, तो P इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, और इस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ये इस पर क्या लगाएगा, एक स्ट्रेस लगाएगा। दिस स्ट्रेस इज नोन इज द सिग्मा डी, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस। इट इज द रेशियो ऑफ लोड बाय एरिया। अब कौन सा एरिया, जिस एरिया के अलोंग, जिस एरिया पे लग रहा है, तो ये वाला एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास कैसा होगा, एक रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है, उस एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा सिग्मा डी। अगर यही हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से देखते हैं, ये जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल किस बीम का बताइए, ये एग्जाम्पल किस बीम का आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास है कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम। कि सर आपको कैसे पता चला कैंटिलीवर है, वन एंड इज फेरी अदर एंड इज फिक्स्ड, ठीक है, वन एंड इज फेरी अदर एंड इज फिक्स्ड। अगर इस टाइप का कोई भी बीम है तो इस बीम को क्या कहेंगे, कैंटिलीवर बीम। तो इसके कारण स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, एक मूवमेंट जनरेट होगा। देखिए ये अगर इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करता है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए क्या होगा, इस तरीके से एक मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट क्या आएगा, यहाँ पे M आएगा, ठीक है। अब आप सभी ने बेंडिंग मूवमेंट में ये फॉर्मूले पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है सारे केसेस के, मैं आपको एक टेबल बना दूंगा, उस टेबल में सारे फॉर्मूलेज दे रखे होंगे, आपको पता होगा, आप M का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जब तक M नहीं पता चलेगा आपको दिक्कत आएगी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया हमारे पास L, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है ये कितना हो जाएगा, ये होता है -P/L, ठीक है। अब नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो है वो क्या करेगा, ये हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह जो हमारे पास क्या होगा, कैंटिलीवर में अगर इस तरीके से लोड एक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेकर के चलेंगे। एक पॉइंट और आपने ध्यान रखना है, जो मैं हमेशा उसको यूज़ करता हूँ, अपवर्ड फोर्स ऑलवेज डेवलप पॉजिटिव मूवमेंट एंड डाउनवर्ड फोर्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, डाउनवर्ड फोर्स ऑलवेज डेवलप नेगेटिव मूवमेंट। ये हमने पूरा यूज़ करना है, चाहे हम लोग SFD बनाए, चाहे हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन बनाए, कुछ भी बनाए। अपवर्ड फोर्स डेवलप ऑलवेज पॉजिटिव मूवमेंट, डाउनवर्ड फोर्स, तो ये फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो कैसा मूवमेंट डेवलप कर रहा है, नेगेटिव मूवमेंट डेवलप कर रहा है। आप इस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास था इस तरीके का। तो यहाँ से हमारे को क्या आएगा, अगर हमारे को क्या पता चल गया, मूवमेंट पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक इसका आपको क्या देगा, क्रॉस सेक्शन भी देगा इस तरीके से। अब आपको क्रॉस सेक्शन देगा तो हमारे पास जैसे सपोज ये हमारे पास क्या है B, ये हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ D, ओके, और ये हमारे पास क्या है एक न्यूट्रल एक्सिस। अब किसी भी पॉइंट पे, सपोज अगर आपको इस पॉइंट पे पता करना है
तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज द वाई, यस और नो। तो हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा बी, बी फॉर बेंडिंग, सिग्मा फॉर स्ट्रेस, मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस, इट इज इक्वलेंट एम अपॉन आई इंटू वाई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कब हम लोग आई एक्स एक्स लेंगे, कब हम लोग वाई वाई लेंगे, इन सारे पॉइंटों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये जो यही बेसिक है, ये समझ में नहीं आएगा ना तो बात नहीं बनेगी। आपको बार बार आपको इन चीज़ों को पूछना पड़ेगा कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो आपको खुद पता होना चाहिए ना कि हमने आई एक्स एक्स लेना है या आई वाई वाई लेना है। तो ये पता कैसे करेंगे, इसको सिंपल सा पता करने के लिए जिस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट डेवलप होगा उसी ही एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। जैसे आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो आपको फॉर्मूले पता ही है। जैसे अगर हमारे पास ये बीम है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई एक्सिस है, दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज द डी, यस और नो। अगर हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्स है, एंड ये हमारे पास क्या है, जैसे सपोज ये वाई वाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, तो आप क्या कहेंगे, बी डी क्यू बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 12। अगर आपसे पूछा जाए आई वाई वाई, तो आप क्या कहेंगे, डी बी क्यूब बाय 12। अब ये फॉर्मूले ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूलेज पता है, बट इनको यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हमने देखना है कि मूवमेंट किस एक्सिस के, अगर मूवमेंट हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, जैसे ये सपोज ये एक्स एक्सिस है, अगर मूवमेंट इस तरीके से है, मूवमेंट इस तरीके से डेवलप हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एक्स एक्स को लेकर चलेंगे। अगर वाई वाई के रिस्पेक्ट में मूवमेंट है तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे डी बी क्यूब बाय 12, मीन्स जिस एक्सिस के अलोंग मूवमेंट डेवलप हो रहा होगा उसी एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के चलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझना है, एक क्लास में प्रॉपर वे में समझाया जाएगा, क्योंकि ये डेमो क्लास है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते, यहाँ पे सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं टॉपिकों के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि टॉर्जन और मूवमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कि टॉर्जन में और मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है कि कब मूवमेंट डेवलप हो रहा है और कब टॉर्जन डेवलप हो रहा है। जैसे सपोज ये हमारे पास है, इसमें ये एक एक्सिस है, आप सभी को पता है दिस एक्सिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग इस तरीके से क्या कर रहा है, एक क्या हो रहा है, एक मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्विस्टिंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट बोलेंगे। ये कब है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है जब, जैसे सपोज ये पेन है, अगर मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया है, पकड़ लिया है, और मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूँ, तो जो मैं रोटेशन लगा रहा हूँ इसमें, तो ये किस एक्सिस के अलोंग है, ये इस एक्सिस के अलोंग में क्या। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये डेवलप हो रहा है, अगर जो हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर इस लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस लगेगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होने वाला है, टॉर्क डेवलप होने वाला है। यही चीज़ अगर हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये वर्कर है, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से, मतलब इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। किस एक्सिस के अलोंग, जो इसकी ये इस केस में इसका एक्सिस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसमें ये वाला एक्सिस है, तो इसके अलोंग इस तरीके से कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है, किसी कपड़े को अगर हम लोग इस तरीके से मरोड़ दें, तो ये जो मरोड़ है इसी को क्या बोला जाता है, टॉर्जन बोला जाता है। यहाँ पे लगने वाला जो मूवमेंट है इसी को क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट बोलेंगे। और भी अगर हम लोग को एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जैसे ये देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे किस एक्सिस के अलोंग, मेन है एक्सिस, तो इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, एक रोटेशन, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्विस्टिंग मूवमेंट बोलेंगे। अब हमारा टॉपिक है कंबाइंड। अब कंबाइंड में मैं जैसे आपको हमारे टॉपिक में क्या है, सिंपल सा बेंडिंग मूवमेंट एंड डायरेक्ट दोनों का क्या लेना है, कम्बिनेशन लेना है। बट मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ ट्विस्टिंग और डायरेक्ट का। जैसे देखिए,
आप इस हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, जब ये हेलीकॉप्टर क्या करेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा, तो ये जो इसके जो क्या है विंग्स हैं, ये इस तरीके से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। आप खुद सोचिए किस एक्सिस के अलोंग, ये इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएंगे, एक तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा लाइक दिस, और एक यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। तो अब हमने देखना है कि अगर दो स्ट्रेसेस यहाँ पे लगते हैं तो इसके कारण जो आने वाला स्ट्रेसेस है उसका कैसा नेचर होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, किसकी वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बस ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे समझना। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आए। आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ पिक्चर्स देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम का। जैसे आपने पढ़ा होगा ओवर हैंगिंग बीम। देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है ओवर हैंगिंग बीम का। इसमें क्या है, बोथ साइडेड। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर इस तरीके का कोई भी बीम है, दिस बीम इज नॉन एज द ओवर हैंगिंग बीम। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक बार यहाँ पे देखना चाहते हैं, ये हो जाएगा जैसे वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम। जैसे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम। ओके, और भी देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे अब आपने देखा होगा जॉइंट्स में, जब आप डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स देखते हैं, तो दिस जॉइंट इज द फिक्स्ड जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये हमारे पास है फिक्स्ड जॉइंट का ये एग्जांपल है। यस और नो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट। और भी चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट। अब आपने नाम सुना होगा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या होता है कि सपोज जैसे अगर मेरे को इसमें हिंज सपोर्ट डेवलप करना है, इसमें मेरे को हिंज सपोर्ट डेवलप करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक पिन इसमें से पास कर दूँगा। ठीक है, जैसे हम लोग पास करने की अगर कोशिश करें इसमें से, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सपोर्ट हो गया हमारे पास हिंज सपोर्ट लाइक दिस। अब हिंज सपोर्ट पे क्या होता है कि हिंज सपोर्ट पे ना तो वर्टिकल मूवमेंट होता है और ना ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, बट वहाँ पे मूवमेंट क्या है, जीरो होता है, क्योंकि वो रोटेट कर सकता है इजीली। देखिए ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये रोटेट कर सकता है, परंतु ना ही ये अपवर्ड मूव कर सकता है, ना ही हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है। ये तो हम लोग समझाने के लिए करते हैं, बट इसका एक्चुअल एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास इसका एक्चुअल एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कहाँ पे है, सिडनी हार्बर ब्रिज में इसको यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके का हमारे पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए रोलर सपोर्ट। अभी आप लोगों ने देखा होगा रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर सपोर्ट को जब आप देखेंगे तो वो कैसा रहता है, हमारे पास कुछ इस तरीके का रहता है। इस तरीके का रोलर सपोर्ट हम लोग जनरली पढ़ते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ये मतलब ब्रिजेस में जनरली हम लोग इसको देखते हैं यूज हो रहा होता है। इस तरीके का हमारे पास सपोर्ट है। ये हमारे पास कौन सा, रॉकर सपोर्ट। ओके, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेड जो बीम पढ़ते हैं, सिंपली सपोर्टेड इज ए स्ट्रक्चर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरनल हिंज। देखिए ये क्या है, इंटरनल हिंज है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मेंबर है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ध्यान से देखना बस लास्ट में, ये एक हमारे पास बीम है। ये कैसा बीम है, ये कैंटिलीवर बीम। यस और नो। अगर आपसे पूछा जाए कि दिस बीम इज ए डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर होना चाहिए सर दिस बीम इज ए डिटर्मिनेट। रीज़न, यहाँ पे 3 फोर्सेज हैं, 3 रिएक्शंस डेवलप होंगे, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड मूवमेंट। और अगर कोई लोडिंग नहीं दे रखा है, इसका मतलब है जर्नल लोडिंग। ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग दे दिया जाएगा तो उस केस में हम लोग हॉरिजेंटल को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हाउ मैनी रिएक्शंस, 3, ये हो जाएगा VA, दिस वन इज द HA एंड दिस वन इज द MA और दिस सपोर्ट इज द A सपोर्ट। हाउ मैनी अननोन, 3, VA, HA, MA। हाउ मैनी बेसिक इक्वेशंस या इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, 3, सिग्मा FX इक्वल टू 0, यस और नो, सिग्मा FX इक्वल टू 0, सिग्मा FY इक्वल टू 0 एंड सिग्मा MZ इक्वल टू 0, यस और नो। कितने अननोन, 3, कितनी बेसिक इक्वेशंस, 3। मैथमेटिकली तीनों को आप फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बट अगर यही मैं इसको इस तरीके से कर दूं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं,
ये हमारे पास है प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। देखिए ध्यान से, तो इस बार ये कैसा होगा, डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? तो ध्यान से देखिए, जब फिक्स्ड क्या है, सपोर्ट है, तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस होंगे? 3 होंगे ऑलरेडी, सेम VA और MA एंड HA। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस वन इज द VB, दिस सपोर्ट, दिस पॉइंट इज द B, दिस पॉइंट इज द A। हाउ मेनी अननोन्स? इस बार हमारे पास 4 अननोन्स हो गए, HA, MA, VA, VB। हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? ऑलरेडी 3 है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम एच 0। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ अननोन ग्रेटर देन किससे हो गया? नंबर ऑफ नॉन इक्वेशन से। तो कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 - 3 इक्वल टू 1। तो आप क्या कहेंगे? दिस बीम इज ए इनडिटर्मिनेट बीम। और आपको ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम पे ही क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था वहाँ पे सारा स्टडी हमारा डिटर्मिनेट बीम पे था। तो बताइए, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीम कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है और नहीं है, तो आप कैसे स्लोप डिफ्लेक्शन इन सब के बारे में सही ढंग से पढ़ पाएंगे? बेसिक यहीं से ही आपका निकलेगा। पहले हम इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको सिंपल सा बता देना चाहता हूँ, ठीक है? तो लास्ट में फाइनली पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक है? इसी चैप्टर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कि आप कहेंगे सर कॉलम, कि कॉलम हमारे को समझ में नहीं आता है, तो जितना कॉलम इसमें ज़रूरत है उतना हम आपको बता देंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग कॉलम वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये ऊपर वाला नहीं ऑलरेडी आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो हमने उसी को आगे कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम लोग कॉलम पढ़ेंगे, इसका ऑर्डर बता देते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग कॉलम पढ़ेंगे। कॉलम के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बाद में हम लोग आपको DK DS पढ़ाएंगे। उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको, कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं कि कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट है। उसके बाद हम लोग फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूस बीम, और देन हमारे पास लास्ट टॉपिक आएगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये हमारा ऑर्डर रहेगा, इसी ऑर्डर में हमने पढ़ना है। इसमें कोई भी डाउट आए, कुछ भी दिक्कत आए, आप ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिए। आपकी हर सोल्यूशन का डाउट का हम लोग सोल्यूशन देंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।